हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समृद्धि जीएस क्लास में। तो आज का हमारा क्लास है विश्व का भूगोल। ठीक है, भारत के भूगोल को हम लोगों ने 3.5 घंटे में ख़त्म कर दिया है। ठीक है, आप मेरे कहने से बस 10 से 15 मिनट का एक वीडियो देखिए भारत के भूगोल से। इसके बाद घटना चक्र उठाइए। अगर क्वेश्चन लग रहा है तो आप देखिएगा, वरना मत देखिएगा। ठीक है, तो बातें नहीं करेंगे। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या आता है, समान अवधारणा। ठीक, ये क्या आता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। ठीक है, ये आधुनिक सिद्धांत माना जाता है। इसका नाम है महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। ठीक, इसका प्रतिपादन क्या किसने किया, जॉर्ज लेम तेयर ने किया। एक ध्यान रखिए बात, ये ब्रह्मांड से उत्पत्ति है, उत्पत्ति सिद्धांत है। ठीक है, ना कि प्लेट टेक्टोनिक इन सब से संबंधित है। ये बात पूछी जा चुकी है क्वेश्चन में। ये ब्रह्मांड से उत्पत्ति सिद्धांत है, कौन सा, महाविस्फोटक सिद्धांत, और जॉर्ज लेम तैयार ने किया था। ठीक है, अब इस सिद्धांत की व्याख्या किसने किया, रॉबर्ट वेगनर ने किया। ठीक, ये घटना कब कब का माना गया है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। जो ये उत्पत्ति मानी जाती है हमारे ब्रह्मांड की, कब को मानी जाती है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। अभी मैथ से हम समझेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, विस्फोट हुआ इसमें। ठीक है, मतलब एक, सबसे पहले बात जानिए, हमारा ब्रह्मांड जो है एक मटर के दाने के समान था। ठीक, ये जब एक मटर के दाने के समान था तो इस पर उच्च घनत्व आ गया। ठीक है, उच्च घनत्व, क्योंकि छोटे होते होते घनत्व बढ़ने लगा और उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। वहीं से क्या निकला, ये महाविस्फोटक सिद्धांत इसका नाम रखा गया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, विभिन्न गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। ठीक है, ज़्यादा हम डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं, आपको बस बता रहे हैं क्या है। डिस्कस करने के लिए क्लास आएगा 1-1 घंटे का। अब देखिए इसमें क्या हुआ, विभिन्न गैलेक्सियों का निर्माण हुआ और हमारे ब्रह्मांड में क्या हुआ, अनंत गैलेक्सियों का समूह है। ठीक है, जैसे हमने क्या बताया आपको, एक मटर के दाने के समान था, इसमें उच्च घनत्व आ गया। ठीक है, फिर विस्फोट हुआ। प्रथम कुछ सेकंड में ऐसे ऐसे थे कि छोटे छोटे ब्रह्मांडों, मतलब कि ये क्या, गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। फिर 3 मिनट के पश्चात क्या हुआ, देखिए इस गैलेक्सी, जैसे हमारा सूर्य है, ठीक, में केंद्र में, और ये सब लगा रही है चक्कर, देख रहे हैं ना आप। फिर उसके बाद देखिए फिर अगले समय में क्या हुआ, ऐसे निर्माण हुआ। ठीक, 1 अरब वर्ष पश्चात क्या हुआ, ऐसी प्रक्रिया बन गई। फिर आज हमारा 3.8 वर्ष पश्चात मानव जीव जंतु आप देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। जो उत्पत्ति मानी जाती है, ये बताया जाता है कि 13.7 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, और तब के बाद जीवों का निर्माण, कैसी प्रक्रिया, चट्टानें बनी, इसके बाद आज हम हैं। ठीक, थोड़े समय में सब कुछ बताते चलते हैं। अब देखिए एक और सिद्धांत आया, ये ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण देते हैं, कौन, एडवर्ड हबल। पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण देने वाले सिद्धांत किसका है, तो एडवर्ड हबल ने। कब दिया था, हबल ने, 1920 में। अब एक और सिद्धांत था, स्थिर अवस्था संकल्पना, हॉयल ने दिया। सिद्धांत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पूछा गया, जो पूछा जा सकता है, उसी को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब अगला है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, इरोटोस्थानीज ने किया। ठीक, अब पृथ्वी की आयु कितनी वर्ष मानी जाती है, 4.6 अरब वर्ष। ठीक, और जीवन का विकास कब हुआ था, 3.8 वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक, और प्रारंभिक वायुमंडल में अधिकता किसकी है, हाइड्रोजन और हीलियम। इन्हीं हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से सूर्य का भी क्या है, किरणें हमारे पास आती हैं। ठीक है, आपको जब एक लॉन्ग वीडियो जब आएगा पूरे ब्रह्मांड पे, तो 1-1 घंटे का लेक्चर रहेगा। फिलहाल जितना पूछा गया है, जितना पूछा जा सकता है, बस उतना देखिए आप। अब देखिए तारों में तत्व कौन कौन से होते हैं, जो तारों में तत्वों का समूह होता है, उसमें हाइड्रोजन 71.71% होता है और हीलियम 26.5% होता है। अब देखिए सूर्य के आकार के तारों की आयु कितनी हो, जो सूर्य के आकार के तारे उनकी 10 बिलियन वर्ष है। ठीक है, और जितना बड़ा तारा रहेगा, जीवन उसकी क्या रहेगी, उतनी कम रहेगी। ठीक है, और जो लाल दानव तारा होता है, ये कि लाल लाल दानव तारा है, ठीक है, इसका क्या होता है, ये वृद्ध अवस्था में होता है। इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। सीधी सी बात है, जैसे हमारा जीवन काल है, बड़े बड़े होते हैं, युवावस्था में आते हैं, उसके बाद जब हम वृद्धावस्था में जाएंगे तो हमारी शक्ति कम होती है। तो सूर्य के कम शक्ति कम जो है, स्रोत क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की शक्ति कम होने लगती है क्योंकि वो अपने वृद्धावस्था में जाता है। अब देखिए लाल दानों में सुपरनोवा विस्फोट के बाद, ये देखिए
लाल दानव है ना, सुपरनोवा विस्फोट इसी में होता है। क्या होता है, मृतप्राय अवस्था में होता है। ठीक है। अब देखिए ये दोनों सिद्धांत क्या है, एक इधर अभी आपको दिख रहा हो कि हम ये नहीं बता रहे हैं, अब देखिए सबसे पहले अभी बता रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लें आगे। एक चंद्रशेखर सीमा मानी गई है। क्या मानी गया है, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर जी थे भारत के, जो उनको 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये बात याद रखिएगा। इन्होंने एक सीमा निर्धारण किया, सोलर मास, यानी कि हमारे जो सौर मतलब हमारा सूर्य जो है उसके 1.44 गुना से कम जो रहेगा उसका विकास किसके होगा, श्वेत वामन में होगा। ठीक है। देखिए ये हमारे मानी गई गैलेक्सी, और जिसका सूर्य से 1.4 गुने से कम होगा, ठीक, उसको क्या क्या होगा, वो सुपरनोवा श्वेत वामन बनेगा। और जिसका द्रव्यमान 1.44 से 3 लाख गुना मतलब 3 गुना होगा, 3 लाख नहीं 3 गुना तक होगा, सुपरनोवा उसमें विस्फोट होगा। ठीक, और क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा। देखिए सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है, ठीक, अब कौन बना, न्यूट्रॉन तारा। और जिसका 3 गुने से अधिक रहेगा वो क्या बनेगा, कृष्ण वामन, ब्लैक होल। यही ब्लैक होल क्या करता है कि अपनी तरफ सब कुछ को आकर्षित कर लेता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, तारामंडल या नक्षत्र एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह होता है। ठीक, इसमें कुल तारों को कितने तारामंडल हमारे में, हमारे मतलब कि सौर मंडल में 88। अब देख लेते हैं सप्त तारामंडल क्या है भाई, क्वेश्चन पूछा है। 7 ताराओं का समूह है। ठीक, ये उत्तर दिशा में होता है। अब इनका क्रम ऐसे होता है, ऋतु, पुलव, पुलस, क्षति, अंगिका, वशिष्ठ, मरीचि, ये सब क्रम है, याद रखिएगा। ध्रुव तारों को देखिए, ध्रुव तारों का संकेत उत्तर में होता है। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। ऑरियन नेबुला क्या है, आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। जो ऑरियन नेबुला बोला जाता है, नेबुला क्या है, शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ठीक है। अब देखिए प्लैक्टा सेंचुरी क्या है, सूर्य का निकटतम तारा है। ठीक है। और सभी बातें हैं, लेकिन हम जितना पूछा जा चुका है और जितना पूछा जाएगा, एनसीईआरटी का ये सार हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, और घटना चक्र प्लस है। अब देख लीजिए कुछ बातें भी हैं। आकाशगंगा का आकार कैसा है, सर्पिल आकार है। आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक, तारों का रंग सूचक है उनके ताप का, जो तारे होते हैं ना उनका रंग आता है, उनका किसका सूचक हो, ताप का। सौर मंडल अब देख लेते हैं। सूर्य के 8 ग्रह एवं उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि से मिलकर बना है। ठीक है, सौर मंडल सूर्य के 8 ग्रह और उपग्रह जो हमारा है, और क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु से मिलकर क्या बना है, हमारा सौर मंडल का निर्माण हुआ। अब कब हुआ था, 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। अब आगे देखिए, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में तथा पृथ्वी उसकी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। इस सूर्य है ना केंद्र में। अब आकार के अनुसार देख लेते हैं, तो बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। देखिए सबका क्रम है, ये दूरी के हिसाब से है, ना कि आपका पृथ्वी मतलब कि आकार के अनुसार है। ठीक है, अब सूर्य से दूरी के अनुसार यही क्रम है। वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। ठीक है, सबसे दूर कौन है, वरुण है, याद रखिएगा, वरुण सबसे दूर, अरुण उसके बाद है, फिर उसके बाद शनि है, फिर उसके बाद बृहस्पति ऐसे है। ठीक, अब घनत्व तो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, पृथ्वी का, फिर उसके बाद बुध का है, फिर उसके बाद शुक्र का है, फिर उसके बाद मंगल का है, फिर बृहस्पति का, फिर शनि का, मतलब पृथ्वी का सबसे अधिक है, उससे कम बुध का है, उसके बाद शुक्र का है, उसके कम मंगल का है। ठीक, पार्थिव तथा आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, ये बुध को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं और मंगल को कहते हैं। बृहस्पति या वायु ग्रह किसे कहते हैं, बृहस्पति से शुरू होगा, शनि होगा, ठीक है, अरुण होगा, वरुण होगा। ठीक, अब देखिए सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल किसका है, बृहस्पति का, कितना है, 23.1। अब देखिए कुछ बातें और भी हैं। सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ये किसने कहा था, कॉपरनिकस ने, कब, 1514 ईस्वी में। अब देखिए चंद्रमा पृथ्वी का क्या करता है, चक्कर लगाता है, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये 6वीं शताब्दी में कौन कहा, शताब्दी रहेगा, बड़ा सा रहेगा, वारामिहिर ने कहा, वारामिहिर ने कहा। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा।
अब थोड़ा सा क्वेश्चन भी आप जाके कर लीजिए घटना चक्र का, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इतना ही तो है, लेकिन पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं ऐसा कि आपको फिर घटना चक्र खत्म करने में 1 महीने लग जाएगा। तो क्या मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का? आप पढ़िए एक अच्छे कोचिंग में, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व खत्म करिए। अब अगला देख लेते हैं सूर्य। इसकी स्थिति क्या है? सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में है, ठीक। इसका आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है, ठीक है। केंद्र में क्या है? इसके केंद्र में उपस्थित पदार्थ कौन कौन सा? देखिए, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ठोस द्रव गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है, साइंस में हम पढ़ेंगे, ठीक। इसका सतह का तापमान कितना है? पूछा जा चुका है, 5500 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब ऊर्जा इसकी नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होता है। सब ये सब थोड़ा सा आपको फिजिक्स का मैटर है, लेकिन यहाँ भी देखेंगे। खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है, ठीक। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी किस में भाग जाती है? इसी खगोलीय इकाई से, ठीक है। और देखिए इसकी जो होती है ना, 1.149 मिलियन किमी वर्ष के बराबर होती है एक खगोलीय इकाई की लंबाई, ठीक। अब देख लेते हैं शुक्र ग्रह। सबसे भाई नज़दीक है शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा बहन, क्यों? क्योंकि आकार, भार, आयतन पृथ्वी के समान है, ठीक है। अच्छी झुकाव भी इसका कितना है? 3.5 डिग्री है। और परिक्रमा कैसे करता है? पूर्व से पश्चिम, ठीक। याद रखिएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन है? यही शुक्र है। चमकीला भी है और गर्म भी है भाई, नज़दीक है सबसे ज़्यादा चमकीला रहेगा। इसका तापमान भी पूछा गया है आपको यूपी तपस्या में, 4.75 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का निकटतम, सबसे निकटतम यही है शुक्र भी, ठीक है। भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं, ठीक है। उपग्रह देखिए, जो सबसे नज़दीक है ना बुध है, हम शुक्र को नहीं कहेंगे, बुध है। लेकिन क्या है ना, जो अब जैसे शुक्र पर क्या है कि मरुस्थल की तरह क्रिया होती है, जल्दी ठंडा भी होता है और जल्दी गर्म भी होता है, ठीक। उपग्रह नहीं है किसके? सूर्य की। इसकी एक भी उपग्रह नहीं है, किसका? शुक्र का। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 225 दिनों में। सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? मैक्सवेल। कहाँ है? बीटा माउंटेन पर है, ठीक है। इतनी बातें बस याद रखिए शुक्र के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया अब तक। पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। इसका अन्य में क्या है? ग्रीन है। आकार में पृथ्वी गोलाकार है, किसने कहा? अरस्तु ने कहा। ये भी पूछा जा चुका है। इसका झुकाव अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री है। अब दिन रात का निर्माण कैसे होता है? परिभ्रमण, अपने अक्ष के सहारे घूर्णन करने के कारण इसके दिन रात का होता है। मौसम का परिवर्तन, परिक्रमण, सूर्य के चारों चक्कर लगाना अपने अक्ष के झुकाव के कारण, और सूर्य की ओर चक्कर लगाने पर होता है, ठीक है। दोनों बातों को जोड़ के हम कहेंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट या और 17 सेकेंड। इसको उपग्रह एक है चंद्रमा, है, ठीक है। किसके बने हैं? सिलिकॉन के। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 11.86 वर्ष में। दिन के बाद छोड़िए, वर्षों में करता है। अब शनि के बारे में देख लेते हैं। इसके कुल उपग्रह कितने हैं? 84। सबसे बड़ा टाइटन। इसका अन्य नाम क्या है? गैसों का गोला, ठीक। और इसे गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है, मतलब गैलेक्सी की तरह ये भी। आपको दिखाता है शनि, देख लीजिए एकदम ऐसे दिखा। देखिए जब ये देखेंगे आप, एक मिनट, देखिए शनि है कि नहीं? एकदम गैलेक्सी। ये शनि है और बीच में ऐसे इसके सब चक्कर लगा रहे हैं, जैसे चट्टाने हैं छोटी छोटी, सब उल्का पिंडे हैं, ये सब चक्कर लगाते हैं इसके, ठीक है। उपग्रह है, जैसे हमारी देखिए गैलेक्सी एकदम बना है, वैसे ही इसका खुद है, ठीक है। आपको भी पता है कि एक ही मतलब बार बार एक ही मैप को लगाना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक जगह लगा दिए तो उसको आप देखते रहिएगा, पीडीएफ निकालिएगा, अपना पढ़ के देखते रहिए। शनि के देखिए, शनि के अतिरिक्त बृहस्पति और वरुण में भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिसे रिंग की तरह ये वलय। और पृथ्वी से शनि का रंग कैसा दिखाई देता है? पीला, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं अरुण। इसको क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में। घूर्णन की दिशा शुक्र के समान, कैसे? पूर्व से पश्चिम। ये 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम करते हैं, बाकी सब पश्चिम से पूर्व। अब वरुण के बारे में देख लीजिए। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह, क्योंकि सबसे दूरी पे है। सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष लगभग। बस इतना ही वरुण के बारे में अब तक पूछा ही गया।
कुछ बातें भी देख लीजिए। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, इसलिए सूर्योदय पश्चिम में, अस्त पूर्व में। ठीक, अभी बताए भी हैं। चंद्रमा को देख लेते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है, ठीक है, और वायुमंडल का अभाव इसमें पाया जाता है। सौरमंडल का पांचवा, मतलब कि सबसे बड़ा उपग्रह, और ग्रहों को उपग्रहों के रूप में देखेंगे तो मतलब सौरमंडल का पांचवें के रूप में है ग्रहों से तुलना करेंगे तो, और सबसे बड़ा उपग्रह पृथ्वी का है। ठीक, अब आगे देखते हैं। पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? न्यूनतम दूरी जो है, जैसे अब ये आपका पृथ्वी है, चंद्रमा भी चक्कर लगाए तो कभी ऐसे नज़दीक ही चंद्रमा आगे जाएगा कि नहीं नज़दीक, और कभी ऐसे दूर भी रहेगा। ठीक, चंद्रमा, और ये क्या आपकी पृथ्वी है, कभी नज़दीक तो कभी दूर। तो न्यूनतम दूरी कितनी है? 36-33-00, और अधिकतम 40-55-00। ठीक, और औसत दूरी कितनी है? सबको जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे तो औसत निकलेगा। ठीक, 38-44-00। इसका अन्य नाम क्या है? जीवाश्म ग्रह। आप देखिए अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर निर्मित की जाने वाली काल्पनिक रेखा जो क्षैतिज दिशा में, ये देखिए क्षैतिज दिशा में है कि नहीं, लेटी ग्रह है, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है, लेटा नहीं सॉरी, मतलब झुका हुआ है, इसलिए आपको नहीं देखिए, इसको सीधा करते तो और सही रहता है। दिशा में निर्मित होकर पृथ्वी के केंद्र से समान झुकाव वाले स्थान को जोड़ते हैं। एक बार फिर से, पृथ्वी की सतह पर निर्मित की जाने वाली काल्पनिक रेखा जो क्षैतिज दिशा में निर्मित होकर पृथ्वी के केंद्र से समान झुकाव वाले स्थान को जोड़ते हैं। देखिए समान झुकाव वाले स्थान को जोड़ देखिए, नहीं जोड़ रही है, ऐसे पूरा पीछे तक है ये। ठीक है, अब गोल इस पर बना नहीं पाएंगे, ठीक है, कि पीछे वाला हिस्सा आप देख लें। अभी देख लीजिए इसकी कुल की संख्या कितनी है, रेखाओं की संख्या, जैसे आप ये देख रहे हैं 23 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक, एक ये, फिर 1 2 3 ऐसे करके कितना हुआ, 89 89 को तो ये हो जाएगा। ठीक है, कुल अक्षांशों रेखी हो जाएंगी। ठीक, अब जो ये 90 वाला रह गया, ये थोड़ी ना रेखा में आएगा, ये तो वृत्त में ऐसे आ जाएगा 90 वाला। ठीक, तो एक घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा, तो 89 हुआ ऊपर, यहाँ से शुरू करेंगे तो 90, लेकिन 90 वाला तो किस पे, वृत्त पे है, तो घट जाएगा 89, और इधर से भी 89, और एक जो बीच में है विषुवत रेखा 179 हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत कुछ देखना है इस मैप पे। अब देखिए जीरो जीरो अक्षांश रेखा क्या कहते हैं? विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ये जो आपकी है जीरो अक्षांश रेखा, भूमध्य विषुवत रेखा कहते हैं। 23 डिग्री, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ रेखा, उसको क्या करते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23 डिग्री जो होती है दक्षिण की रेखा, ऐसा रहेगा यहाँ साउथ, एन का मतलब आपका नॉर्थ है, एस का मतलब साउथ रहेगा, ये रहा आपका मकर रेखा कहते हैं। ठीक, 66 डिग्री जो नॉर्थ में होती है उस उत्तरी उपध्रुव वृत्त भी कहते हैं, और आर्कटिक वृत्त का भी माना जाता है उसको, ये वाला। दोनों बातें दी गई एनसीईआरटी में। और 66 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ वाले को दक्षिणी ध्रुव का वृत्त व आर्कटिक वृत्त का, जो आपका है ना एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, दक्षिणी ध्रुव का वृत्त। लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अंटार्कटिक वृत्त किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें आपको बता दे रहा है। ये विषुवत रेखा है ना, 23 डिग्री उत्तर या 23 डिग्री दक्षिण के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय। 23 डिग्री से लेकर 66 डिग्री के बीच के भाग को दक्षिणी समशीतोष्ण, उत्तरी दम समशीतोष्ण, क्योंकि उत्तर में है और ये दक्षिण में है, ये तो दोनों के बीच में है, तो कुछ नहीं कहा जाएगा विषुवत रेखा को, ना उत्तरी कहा जाता है ना दक्षिणी कहा जाता है। ये लेकिन दक्षिण में है, इसे दक्षिणी समशीतोष्ण, उत्तर में तो उत्तरी समशीतोष्ण। अब 66 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच को क्या कहेंगे? दक्षिणी शीत कटिबंध, और उत्तर में है तो उत्तरी शीत कटिबंध। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। मैप की चीज़ें तो यार लिखने में समझ नहीं आ रही, इसमें नहीं लिखे। अब देखिए विषुवत रेखा पर कौन कौन से आपके, विषुवत रेखा के बारे में जान लेते हैं। इसका अन्य नाम बृहद पृथ्वी कहते हैं। वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, क्योंकि ये क्या होती है, लगभग वर्ष वर्ष सूर्य की लंबवत किरणें इस पर पड़ती हैं, तो सीधी सी बात है, हर समय जब सूर्य की किरणें सीधा पड़ेंगी तो वहाँ तापांतर कम होगा, और यानी कि दिन और रात एकदम पूरा ताप समान ही रहेगा। अब देख लीजिए भूमध्य रेखा पे, देखिए विषुवत, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 40,090। ठीक है, इस पे जो ये आपका कहा गया विषुवत रेखा पे देश कौन कौन से पड़ते हैं?
इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या। मैप लग रहा हट गया, हम लगा देंगे पीडीएफ का। ये देखिए, ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका कौन सा, देखिए ये आपका जीरो अच्छा आंसर देखा है। ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया, गैबोन, इधर आगे के आपका पड़ेगा कांगो गणराज्य, कांगो, केन्या, युगांडा। ठीक है, इधर आपका मालदीव, फिर इसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब इसी पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका रहा रेखा, इसको याद रखना है। ये है कर्क रेखा। ठीक, ये क्या है, मकर रेखा। आपका मैप खोलिए सामने, इस पे दिखाना संभव नहीं है। ठीक है, तब हमने ये लगाया मैप। देखिए, हमने बताया था ना अभी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सब नाम बताए। सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, साओ टोम और प्रिंसेस। अब देखिए कर्क रेखा, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो है ना, 21 मार्च से 23 सितंबर तक कर्क रेखा पर 6 माह का समय माना जाता है। ये 6 माह का समय होता है। अब थोड़ा सा देख लीजिए मैथ में, ये बातें आपको नहीं समझ में आई होगी, हमको पता है। देखिए 21 मार्च, ठीक, इस समय देखिए क्या हो रहा है। इस समय जो है आपकी सूर्य की किरणें किस पे पड़ रही है, एकदम आपका पड़ रहा है किधर, देखिए ध्यान से देखिए, एक किस पे पड़ रहा है, विषुवत रेखा पे पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये उसके बाद उत्तरायण होने लगता है। पृथ्वी सॉरी, जो सूर्य है वो क्या होने लगता है, उत्तरायण होने लगता है। तब किधर जाएगा आपका, ये बढ़ते बढ़ते आइए मैप में इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, 21 मार्च को सूर्य की किरणें किस पे पड़ती हैं, विषुवत रेखा पे पड़ती हैं। किस पे पड़ती हैं, विषुवत रेखा पे। ठीक, इधर क्या होता है कि अब जो सूर्य क्या होने लगता है, उत्तरायण होने लगता है। ठीक है, तो देखिए बसंत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, अब यहाँ पे क्या पड़ेगा, कर्क रेखा पे पड़ने लग रहा है। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में। तो जब यहाँ से यहाँ तक की समय में 3 महीना इधर 3 महीना इधर, क्या हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, कर्क रेखा के संपर्क में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब अधिकतम कब होगा, 21 जून को, और जितना होगा आपका 21 मार्च को, उतना होगा 23 सितंबर को। तो देख रहे हैं ना, ये 6 माह किसका माना जाता है, कर्क रेखा का। ठीक है, और इधर का 6 माह मकर रेखा का समय माना जाता है, ग्रीष्म ऋतु का, और इधर का कर्क रेखा का, ग्रीष्म ऋतु का। इसी का उल्टा हो जाएगा आपका शीत ऋतु का। ठीक है, तो यही बात कहा गया कि 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक कर्क रेखा 6 माह का समय होता है। और सूर्य क्या होता है, विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच में होता है। ठीक, 21 जून को सूर्य कहाँ होता है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, 21 जून को, दोनों के मध्य में कि नहीं है, वही बात आपको दिखा रहे थे। जिससे होकर गुजरता है, ये जो कर्क रेखा गुजरती है, देखिए हवाई द्वीप, वेस्ट सहारा, बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, चाड, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। ठीक है, अब देख लेते हैं मकर रेखा। ऐसे ही मकर रेखा भी बताएं अभी मैप में, 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक 6 माह का समय होता है। सूर्य विषुवत रेखा मकर रेखा के बीच होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जो क्या है पीसीएस में, तब इसको हमने समझाया जाके मैप में। और 21 से 22 दिसंबर को सूर्य मकर पर लंबवत होता है। ठीक है, और उस समय क्या होगा, शीत आयन होता है। देखिए ये रिवीजन के लिए क्लास है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कहीं पढ़े हैं, और पूरे घटना चक्र एनसीईआरटी का एक सार लेके आएंगे जहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, पढ़ना एक अलग होता है लेवल, समझ होता है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको भी आपको सही एक अलग नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इस पे कौन कौन से देश आते हैं, चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिया, मेडागास्कर, टोंगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये फ्रांस का द्वीप है, यहीं पे आता है यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ बातें भी हैं, देख लीजिए। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, अब दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, विषुवत था मकर रेखा। भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा, भारत में भी पढ़े थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं देशांतरी रेखा।
क्या होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव है ना, और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही कि नहीं मिला रही है? अब देखिए, देशांतरी रेखाएं विषुवत रेखा को समकोण पर काटती हैं। जो देशांतरी रेखाएं हैं, विषुवत रेखा ऐसे है कि नहीं, इसको क्या करती हैं? देखिए, समकोण बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे बनेगा ना समकोण, समकोण पर काटती हैं। कुल रेखाएं कितनी है? 360। ऐसे रेखा खींचेंगे, 90, 180। देखिए 180 इधर और 180 इधर, ठीक है। देखिए 30 इधर जा रहा है, 30 इधर, कितना हो जाएगा? 360। अब देखिए रेखाओं की मध्य की दूरी कितनी होती है? 11.3। कहाँ? विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है। और यही ध्रुव पर कितना हो जाएगा? 0। एक बात और याद रखिएगा, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनके बीच की दूरी की होती है, एक अक्षांश के बीच की दूरी 111 होता है। हमने लिखना भूल गया है, लेकिन यहाँ से आप याद रखेंगे। प्रधान मध्य रेखा देखिए कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच या देशांतर रॉयल वेधशाला, यहीं पर स्थापित किया गया था सबकी सम्मत से। इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय निर्धारण रेखा। ये देखिए आपका मैप लगाया है, थोड़ा देखने में दिक्कत होगा। ये है ना ब्रिटेन का, ठीक। और कहाँ कहाँ से गुजरती है, अभी देश का नाम हम देख लेंगे। यही है आपकी। और इधर कौन सी? ये 180 देशांतर रेखा है। देखिए 3 बार इसको हटाया गया है, ठीक है, और 5 बार विचलित हुई है, सब मिला जुला के 8। देख रहे हैं, निर्धारण के लिए। इधर भी वही है, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो गोला बनेगा ना एक। खोल दिया गया है यहाँ पे पूरी तरह से, 180 यहाँ तक और 180 इधर। इधर को क्या करते हैं? इधर को पश्चिम कहते हैं, इधर को पूर्वी कहते हैं। यहीं से निर्धारण होता है, ठीक। इधर पश्चिमी, यही आपका जहाँ समय निर्धारण होता है, और इधर पूर्वी। अब देखिए, जब ये 180 देशांतर रेखा पे आएंगे, तो अब इसके पूर्व में क्या है? पश्चिमी भाग है, और इसके पश्चिम में पूर्वी भाग है। याद रखिएगा, 180 के पूर्व में पश्चिमी भाग और 180 के पूर्व में पश्चिम में पूर्वी भाग, ठीक है। और 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है, इसके पूर्व में पूर्वी और पश्चिम में पश्चिमी। ये बात याद रखिएगा। अब देख रहे हम कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पे। इसका मानक समय निर्धारण रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए 1 घंटा में कितना डिग्री मतलब कि देशांतर रेखा पार कर जाती है हमारा समय? 15, ठीक। और तब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगेगा। इसी तरह से 360 को पार करने में कितना लगता है? 24 घंटा, ठीक है। जब 360 को आप 15 से भाग दीजिए, कितना घंटा लग रहा है? 360 को देखिए 24 आए कि नहीं आए, इसलिए 24 घंटे समय माना जाता है दिन का। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? 180 देशांतर को। दोनों ओर 2 अलग तिथि होती है, किस पे? 180 देशांतर पे। पूर्व की ओर जाने पे 1 दिन का कम होता है, पश्चिम की ओर जाने पे 1 दिन ज़्यादा होता है। इतना याद रखिए। यानी कि जब इसके पूर्व की ओर जाने पे, ये पूर्व हो गया ना इधर, ठीक है। पूर्व की ओर जाने पे क्या होगा? पूर्व इधर होगा, सॉरी, पश्चिम की तरफ। इधर पूर्व जाने पे 1 दिन कम होगा। क्यों? कि देखिए, एक बार शुरू से देखते हैं, ठीक है। ये आपका देश हो गया ग्रीनविच समय, इसके पूर्व में पूर्वी और पश्चिम में पश्चिमी। जब ग्रीनविच समय से हम आगे बढ़ते हैं तो समय क्या होता है? बढ़ता है। 1 डिग्री जाने पे 4 मिनट और 15 डिग्री जाने पे 1 घंटा। तो ऐसे ही जब 180 पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 घंटा, ठीक है। तो जब इधर समय बढ़ेगा ना, तो इधर दिन घटता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यही बात कहा जाता है कि इसके पूर्व में, अब इसका पूर्व कौन होगा? ये पश्चिमी भाग होगा कि नहीं होगा? इधर हम पश्चिमी भाग लिखे हैं, किससे? 0 डिग्री देशांतर रेखा से। तो इसका 180 से क्या होगा? ये पूर्व में पश्चिम हो जाएगा इधर, और पश्चिम में पूर्व हो जाएगा। या यहाँ से भी देख सकते हैं 180 हो गया, इसके पश्चिम में क्या हो रहा है? पूर्वी। अब इधर जोड़ेंगे तो इधर पश्चिमी पूर्व में, ठीक है। ग्रीनविच के ठीक विपरीत दिशांतर कौन सा है? प्रशांत सागर से गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, ये क्या है? किसके समांतर है? ये आपका बेरिंग जल संधि के समांतर है, ठीक है। अब देखिए प्रधान मध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है? यूके, ठीक है, मतलब इंग्लैंड जिसमें स्थित है, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव इधर है, ठीक है। अल्जीरिया, माली कहाँ है? ये देखिए अल्जीरिया, ये माली हो गया, एक बुर्किना फासो हो गया, फिर ये टोंगा हो जाएगा,
ठीक है, और घाना उसके नीचे है, छोटे छोटे देश हैं। ठीक, विषुवत और प्रधान मध्य रेखा का मिलन कहाँ होता है? गिनी की खाड़ी में। ये आपका विषुवत रेखा आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, और कहाँ? गिनी की खाड़ी में, जो अंध महासागर में बोला जाता है इसको, अंटार्कटिक महासागर को, ठीक है। और किधर है? अफ्रीका के पश्चिमी भाग पे है। अब अगला देखते हैं। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। दूरी नहीं होती है, कहाँ? 180 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको बोला जाता है, क्योंकि ये एक ही होती है, आपको हमने बताया अभी कुछ ही देर पहले, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, बातें पूछी गए क्वेश्चन। अब देखिए, दिन रात बराबर कब होता है? 20 या 21 मार्च तथा 22 या 23 सितंबर को। यानी आपको कभी दे देगा कि 20 मार्च या 22 सितंबर को, ठीक है, या दे देगा 21 मार्च या 22 सितंबर को, ऐसे दे देता है, ठीक है। ये दोनों डेट पूछे जा चुके हैं। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन रात बराबर होता है, जो भूमध्य रेखा है आपका, ठीक है। 20 या 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। क्यों? क्योंकि सूर्य इस समय उत्तरायण रहता है। 21 या 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। क्यों? इस समय सूर्य दक्षिणायन रहता है, मकर रेखा पे, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। वैसे दक्षिणी ध्रुव पर होगी, आप लोग जानते ही हैं। अब अगला हम देख लेते हैं सूर्य ग्रहण। देखिए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। ये देखिए चंद्रमा है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैप में हम देख लेते हैं पहले। देखिए, जो ये सूर्य है ना, जब ये बीच में आ जाता है, चंद्रमा तो बहुत छोटा है, ठीक। और जहाँ जहाँ ये चंद्रमा की छाया पड़ेगी ना, देखिए ब्लैक वाला, ये ब्लैक है ना, जो ये क्या है? ये छाया है। और चंद्रमा जब सूर्य की किरण ऐसे जाएगी, टकराएगी, तो ये उपछाया भी एक बनता है, ठीक है। देखिए, ये क्या उस बनेगा? उपछाया बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब चंद्रमा हल्का हल्का दिखता है। अब देखिए कैसे होता है सूर्य ग्रहण, देख लीजिए। पहले ऐसे कटता है, आप लोग कभी देखे होंगे तो, फिर थोड़ा सा और कटेगा, फिर ऐसे हंसियाकार बोला जाता है, फिर जब ढक लेगा तो देखिए ये क्या है? किनारे किनारे जो उपछाया आ रहा है, ठीक है। फिर जब सूर्य ग्रहण खत्म होता है तो फिर ये आकृति बनती है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब ये सूर्य ग्रहण होता है। केवल प्रतिपदा अमावस्या को, ये मतलब कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो। ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहा जाता है? कोरोना। जैसे जो भाग दिखाई दे रहा है ना, ये क्या कहा जाएगा? कोरोना भाग कहा जाएगा। अब हीरक वलय, अब देख लेते हैं। हीरक वलय का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है तो कुछ सेकेंड या पूर्ण सूर्य ग्रहण पर बनता है, ठीक है। ये हीरक वलय, ये आकृति है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए क्या है, हीरक वलय की आकृति है। अब प्रभामंडल क्या है? सूर्य चंद्रमा के चारों ओर प्रच्छाप एवं प्रच्छावी स्तरीय बादलों के प्रतिबिंब से बने श्वेत दूधी रंग के छल्ले को क्या कहते हैं? प्रभामंडल कहते हैं, ठीक है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सभी लोग को पता होगा। पूर्व सूर्य ग्रहण कब होता है? पूर्व सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट, लगभग 8 मिनट का होता है। अब देख लीजिए 3 जनवरी को क्या होता है? पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी है, इसको क्या कहते हैं? उपसौर। अब देखिए उपसौर है जो ना, इसकी लंबाई कितनी है? कितनी दूर इस समय पृथ्वी दूर कितनी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच? 14.70 करोड़, ठीक है। यानी कि 14.70 करोड़, 1470 आप लिख याद करिए। और जो अपसर होता है, इसमें पृथ्वी की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 15.21 करोड़, ठीक। कब होता है? 4 जुलाई को। अब चंद्र ग्रहण, वैसे ही चंद्र ग्रहण, सूर्य क्या हो जाता है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना सदैव कब होता है? पूर्णिमा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो। अब देखिए अर्धचंद्र, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण जब 90 डिग्री बनता है तो अर्धचंद्र बनता है। ऐसे यहाँ सूर्य रहेगा, पृथ्वी और ये चंद्रमा, ठीक है। अब देख लीजिए इधर हम ये भी दिखाई दिए हम आपको, पृथ्वी है ना, और जब अर्ध चंद्र ग्रहण होगा तो ऐसे शुरू हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनेगा। सब कुछ हमने मैप के द्वारा रख दिया आपको। थोड़ा सा मैप इधर उधर हो सकता है कि भाई सब कुछ दिखाना संभव तो नहीं है ना। अब देख लीजिए परिक्रमा पथ दीर्घवृत्ताकार होता है, ठीक। पृथ्वी से दूरी न्यूनतम कितनी होती है चंद्रमा की? 36-3300। अधिकतम दूरी 40-5500। औसत दूरी
38 44 00। कब? जब चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता है तो न्यूनतम दूरी, जैसे अभी आप देखें उपसौर अपसौर ऐसे उपभू अपभू भी बनता है ये, ठीक है, यही वाला चीज़ है। उपभू स्थिति सुपर मून भी कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है, ठीक। और निकटतम की दूरी कितनी है? 36 33 00। इस स्थिति में क्या आता है? ज्वार उत्पन्न बल होते हैं सर्वाधिक, ठीक है। और दीर्घ ज्वार की स्थिति होती है जब उपभू स्थिति बनेगी तो, और सर्वाधिक बनता, ठीक। आम बोलचाल की भाषा में सुपर मून भी इसे कहते हैं। अपभू जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूरी पर हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं। इसमें क्या होता है? लघु ज्वार होता है उत्पन्न, ठीक है। देखिए ज्वार की जो स्थिति होती है ना, सब देखिए, ये पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गया और ये सूर्य, ठीक है, ये सूर्य। जब तीनों एक सीध में होते हैं ना, सिजगी बोला जाता है, तो दीर्घ ज्वार आता है। ये ज़्यादातर जब चंद्रमा बीच में आ रहा है तो अमावस्या होगा, यानी कि सूर्य ग्रहण के समय ज़्यादा होगा, ठीक है। और जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा यहाँ ना होके कहाँ होगा? चंद्रमा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये चंद्रमा कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, मतलब ये पृथ्वी हो जाएगी, ये चंद्रमा हो जाएगा। तो फिर क्या? ये भी ये भी क्या एक ही सीध में है, लेकिन ये क्या है? आपका चंद्र ग्रहण है और पूर्णिमा के दिन है, लेकिन इसमें ज्वार अधिक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब इधर बल लगेगा चंद्रमा के द्वारा, ठीक है, तो इधर आपका अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल पढ़े होंगे आप लोग साइंस का। जब इधर बल माना जाता है कि 9 का बल जब लगता है तो इधर 7 लगेगा चंद्रमा के द्वारा, ठीक। और जब सूर्य के द्वारा इधर 9 लगेगा तो इधर 7 लगेगा, ठीक। तो ये बराबर हो जाएगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऐसे रहेगा, ये कब? अमावस्या, यानी कि सूर्य ग्रहण, ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो अब देखिए इधर जब 9 लगेगा और इधर इसके द्वारा भी 9 लगाया जाएगा, इधर 7, तो इधर 7 7 दूना के 14, इधर 18। विपरीत में थोड़ा कम लगता है और सीधे में ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए कब बड़ा लगेगा? सूर्य ग्रहण को। ज़्यादा लंबा हम नहीं जाएंगे, बस हम आपको उतना बता दे रहे हैं, क्योंकि रिवीजन क्लास से घटना चक्र और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन पूछा गया है 3 से 4 घंटे में यार खत्म हो रहा है। क्या चाहिए आपको? 70% क्वेश्चन यही से आपके हो गए कवर। अब आगे देख लेते हैं। ब्लड मून, जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्णतः छाया डालती है, ठीक है। अब ब्लू मून, एक ही माह में जब 2 पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा कब बनता है? चंद्र ग्रहण। काला धब्बा क्षेत्र, ठीक है, उसको कहते हैं ब्लू मून को। अब देखिए दीर्घ ज्वार कब आता है? समान से 20% ऊंचा होगा, ठीक। और जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होंगे। दीर्घ आता है लेकिन अमावस्या का दिन ज़्यादा। लघु ज्वार जब समान से लगभग 20% कम, सूर्य पृथ्वी की स्थिति एवं चंद्रमा के बीच समकोण स्थिति होती है, ऐसे। अभी हम आगे भी देखेंगे। ये सूर्य हो जाएगा, ये चंद्रमा हो जाएगा, ये पृथ्वी हो जाएगी। तब कब आएगा ये लघु ज्वार? अष्टमी और सप्तमी को होता है, कृष्ण पक्ष के। अब देख लेते हैं चट्टान, ठीक है। अभी हम समझाने को बहुत कुछ समझा सकते हैं, लेकिन मजबूरी है, ख़त्म करना है जो चीज़ जितना लिखा है बस उतना बता के हम चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्लास है, आपके एग्जाम के टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए सबसे पहले किस चट्टान का होता है? अग्नि चट्टान, ठीक। इसका उत्थान और अपक्षय अपरदन होगा तो क्या बनेगा? अवसादी चट्टान, ठीक। अवसादी चट्टान का फिर होगा दफन ताप और उदाप के आधार पर तो क्या बनेगी? रूपांतरित चट्टान। और रूपांतरित से फिर क्या बनेगी? संलग्न होकर फिर एक तरह से अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान से भी रूपांतरित बन सकती है, ठीक है, मतलब रूपांतरित अग्नि चट्टान का रूपांतरण होकर फिर रूपांतरित चट्टान, ठीक। चट्टानों का क्रम होता है, हमेशा बनती रहती है। जैसे कोई चीज़ नष्ट होता है फिर एक पर निर्माण होता है कि नहीं? पौधे को जैसे बड़ा होता है काटते हैं फिर एक पौधा बनता है बीज से, वैसे ये चट्टाने भी हैं। अब देख लेते हैं अग्नि चट्टान। बस हम आपको समझा दिए हैं, आगे देखें। निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में कैसे होता है? मैग्मा तथा बाह्य भाग में लावा से, ठीक। जब अंदर रहता है ज्वालामुखी के बाद उसमें मैग्मा, अब बाहर आता है तो लावा। विशेषकर विशेषकर रवेदार होते हैं। कैसे? रवेदार। परतों का अभाव होता है, ठीक। जीवाश्म का अभाव होता है। संबंध इसका प्राय ज्वालामुखी क्रिया से है। इनमें पानी का प्रवेश बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। प्रकार क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली होते हैं। इसमें प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन कौन से है? ये पूछा जाता है, यही सब। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, कैप्रो, पेग्मेटाइट। ये क्या पूछता है ना कि अग्नि चट्टान कौन कौन से हैं, तो ये सब नाम याद कर लीजिए चारों, यही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है। अवसादी चट्टानों को देख लेते हैं।
अपवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा पहले से उपस्थित चट्टानों से अथवा जैविक स्रोतों से प्राप्त पदार्थों द्वारा निर्मित। ठीक है, मतलब कि अग्नि चट्टान का रूप मतलब अवसाद बदल जाना। ठीक, कैसे? अपवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भी बताए हैं। अब इसमें आगे देख लेते हैं। ये परतदार चट्टान होती है, अधिक जीवाश्म होती है, खनिज एवं तेल इसी से मिलते हैं। ठीक है, एक तरह से अग्नि चट्टान का उल्टा होती है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, कांगो कांकोल मरेट है, ठीक, चूना पत्थर है, रोल है, सिल्ट है। ठीक है, कांगोल मरेट है ही नाम। अब देख लीजिए, रूपांतरित था कायांतरिक चट्टान। इसका निर्माण कैसा हुआ? ताप और दाब के कारण अग्नि एवं अवसादी चट्टानों में परिवर्तन के फलस्वरूप दिखाया है ना। उदाहरण के लिए स्लेट, संगमरमर, नीस, क्वार्टजाइन, ये सब क्या है? रूपांतरित चट्टान। यही पूछेगा कि रूपांतरित चट्टान की कौन उदाहरण क्या है। अब देखिए, पुनः रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरित होता है। ठीक है, जिस देखिए अग्नि चट्टान को रूपांतरित हो गए। देखिए ग्रेनाइट जो है अग्नि चट्टान है, ये रूपांतरित तो क्या बनेगी? नीस। बेसाल्ट से सिस्ट बन गई। बेसाल्ट क्या है? अग्नि, और रूपांतरित हो गए सिस्ट बन गई। अवसादी चट्टान का मुख्य रूपांतरण देख लेते हैं थोड़ा। सेल से क्या बनेगा? स्लेट बनेगा। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। ठीक है, अब रूपांतर चट्टानों से भी पुनर्रूपांतरित बनते हैं। जैसे स्लेट क्या है? रूपांतरित, इससे होके फाइलाइट बनेगा, फिर फाइलाइट से सिस्ट बनेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, क्या है हमारा? ज्वालामुखी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, जब ज्वालामुखी का उद्गम होता है तो क्या क्या निकलती है? सबसे प्रमुख गैस, सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है। ठीक, फिर H2 निकलता है, सर्वाधिक पूछा जा चुका है। फिर CO2 निकलता है, CO2 है, फिर NO2 निकलता है, फिर SO2 निकलता है। ठीक है, उद्गम के समय क्या होता है? भूगर्भ से तरल पदार्थ, ठीक, मैग्मा। अच्छा, मैग्मा का धरातल पर आने के बाद क्या नाम हो जाता है? लावा। जब अंदर होता है, यहाँ पे होगा तो क्या नाम रहेगा उसका? मैग्मा। जब यहीं से बाहर निकल जाएगा तो, जब बाहर निकल जाएगा तो क्या रहेगा? लावा। ठीक है, अब देख लेते हैं ज्वालामुखी की स्थलाकृतियाँ। ये सब थोड़ा एनसीईआरटी के बात ही मैंने जोड़ दिया है क्योंकि जरूरी था, एनसीईआरटी में दिया था भाई, पूछ सकता है। ठीक है, और लगा कि शायद आ सकता है, एक दो बार पूछा है इसलिए मैंने डाल दिया। अब देखिए, शील्ड ज्वालामुखी, ये प्रकार है, स्थलाकृति निर्मित हुए बाहर। ठीक है, सबसे विशाल है। सबसे विशाल कौन है? शील्ड ज्वालामुखी। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, जो बेसाल्ट प्रवाह का क्षेत्र है ना, ये दक्षिणी भारत का है। ठीक है, ये क्या हुआ ना कि पतले जो ज्वालामुखी थे लावा, उनसे निर्मित है बेसाल्ट प्रवाह को। ठीक, अब देखिए, जो बेसाल्ट से निर्मित है ये भी, लेकिन ये जो है ना बेसाल्ट प्रवाह एरिया जो है ना उसको छोड़ के है दक्षिण भारत वाले में। अब ढाल इसका तीव्र नहीं है क्योंकि ये गाढ़ा था। ठीक, और ज़्यादा एरिया में फैला है। ठीक है, तो इसलिए कि इसका ढाल बहुत कम है। इसका एग्जाम्पल है हवाई द्वीप। आप देख लीजिएगा, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में तो लावा निकास पर सिंडन शंकु बनता है। कैसा? सिंडन शंकु। देखिए, ये लावा निकास हो रहा है ना, सिं ऐसा बना है कि नहीं बना है? सिंडन शंकु की तरह। ठीक है, इसलिए मैंने फिगर भी लगा दिया। अब देख लेते हैं अगला, मिश्रित ज्वालामुखी। ये क्या है देख लीजिए। प्रायः भीषण विस्फोट होता है। ठीक है, मिश्रित ज्वालामुखी में क्या होता है? भीषण विस्फोट होता था। लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वाला खंडी और राख निकलते हैं, मतलब कि पत्थर उत्थर निकलते हैं ज्वालामुखी के साथ, और राख भी निकलते हैं। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में। अब अगला है ज्वालामुखी कुंड। ये सब स्थल कृतियाँ हम बता रहे हैं ज्वालामुखी बाहर निकलने के बाद। अंदर भी बताएंगे, ये सब अंतर वाले हैं, अंदर वाले हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी कुंड कैसे बनता है? मैग्मा का विशाल भंडार और सर्वाधिक विस्फोट होता है इसी में। किसमें होता है? ज्वालामुखी कुंड में। इसमें गर्तों का निर्माण होता है, बेसाल्ट प्रवाह होता है इसका। इसका अलावा कैसा होगा? पतला होगा, यही बेसाल्ट प्रवाह है। ठीक है, और दक्षिण भारत का एरिया बना है इसमें ज्वालामुखी कुंड में। अत्यधिक तरल लावा प्रवाह होता है। ठीक है, और सर्वाधिक विशाल क्षेत्र में फैला है, जैसे दक्कन का ट्रैप। आगे कि नहीं आ गया? जो ऊपर ये हमारा था शील्ड ज्वालामुखी, इसका क्या था? इसका जो ना बेसाल्ट से निर्मित है, लेकिन इसका जो लावा है ना वो गाढ़ा था। ठीक, अब हम देख लेते हैं ज्वालामुखी प्रकार, बाद में देखेंगे। अभी हम बाहर के देख लिए स्तर के, अब अंदर के देख लेते हैं। जो अंदर आकृति बनते हैं भूपटल के अंदर, इसको क्या कहते हैं? अंतर्वेदी आकृति। जैसे बैथोलित, ये देखिए ऐसे ही जमा रहता है आपका ज्वालामुखी लावा। ठीक है, बैथोलिस इसको कहा जाता है। कैसा होता है? देखिए गुम्बद, आपको ये सब हटा दे रहे हैं, समझने में आसानी होगी। कैसा होता है? गुम्बदाकार होता है। आकृति देख रही है कि नहीं? गुम्बदाकार। ग्रेनाइट से निर्मित होता है, पूरा यही तो है निर्मित। लैकोलिथ,
ये क्या होता है, गुंबदकार मिश्रित ज्वालामुखी जैसा होता है। कौन सा होता है, लेकोलिथ। ये देखिए ऐसे ऊपर आके यही फंस जाता है। ठीक, जो ज्वालामुखी फंस जाते हैं उसको क्या कहते हैं, लेकोलिथ। ठीक, इसके कौन सा है, कर्नाटक का पठार का निर्माण हुआ है, फंसने के कारण ही हुआ है। अब देखिए लेपोलिथ, लेपोली लेपोलिथ था ये या नहीं है। ये देखिए लेपोलिथ कैसा, ऐसे है आपका। ठीक, ऐसे। ठीक है, ये लेपोलिथ है। तस्तरी नुमा है कि नहीं, ये तस्तरी नुमा है ना। अब देखिए फाइकोलिथ, देखिए फाइकोलिथ क्या है आपका, जो आपको दिखा रहे, एक मिनट कहाँ गया, नहीं अड़े, हाँ है। जब ऐसे देखिए ये लेकोलिथ की तरह है, लेकिन लेकोलिथ ऊपर गुम्बदकार हो जाता है, लेकिन ये क्या देखिए ऐसे फंसने लगा, निकल नहीं पाया बाहर। ठीक है, लहरदार आकृति, ऐसे लहरदार है कि नहीं। अब देखिए सील क्या है, ये जो है ना ऐसी चादर के नुमा फैली रहती है। फाइकोलिथ से थोड़ा एकदम लंबी, ये लहरदार नहीं रहेगी। ठीक, अब अगला देख लेते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार। तीन प्रकार के होते हैं, कितने, तीन। सक्रिय, प्रसुप्त, मृत। सक्रिय क्या होता है कि जो अभी निकल रहे हैं, प्राय विस्फोट था उद्भेदन होते हैं। संसार की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, किलायु है। कहाँ है, हवाई देश, यूएस में है। आकार में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माउना लोआ है, हवाई द्वीप में। आकार में ही है, ये संसार की है। विश्व की सबसे ऊंची जो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ओजोन डेन सलाडो, सलाडी, कहीं सलाडो भी होता है। चिली अर्जेंटीना की सीमा पे है। यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय माउंट एटना है। सिसली द्वीप है, ये सिसली रहेगा। ठीक है, जो गलतियां मैं सुधार दूंगा पीडीएफ में, घबराइए मत। अब भूमध्य सागर का प्रस्ताव प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं, इस्तांबुल। सब क्वेश्चन पूछा गया है। अन्य उदाहरण भी हैं सक्रिय ज्वालामुखी के। फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में। कोटापेक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में। विसुवियस कहाँ है, इटली में। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी देख लेते हैं। लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं है, लेकिन संभावना संभावना रहेगा, संभावना है कि विस्फोट होगा। जैसे उदाहरण माउंट सेंट हेलेंस, फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका इसको बोला जाता है। मतलब कि ये अभी तो विस्फोट बंद है, लेकिन हो सकता है कि बाद में हो। लावा के ठोस होने के बाद पृथ्वी के अंतर्निर्मित चट्टान भी होते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्लूटोनियम चट्टान। मृत्यु ज्वालामुखी जो अब होने, मतलब कि विस्फोट होगा ही नहीं। क्या हुआ, विस्फोट बंद, भविष्य में भी संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में। दामोन ईरान में। पोपा है कहाँ, म्यांमार में। अफ्रीका जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर किस, कौन सी है, किलिमंजारो, किलिमंजारो। ठीक है, बहुत गलतियाँ हो गई हैं, सब सुधार देंगे, घबराइए में। अब देख लीजिए, ज्वालामुखी शंकु की ऊपर ऊपर समानता क्या होता है, मिलने वाली कीप की आकृति होती है। ऐसे जो कीप की आकृति उसको क्या कहते हैं, ऐसे कीप नुमा होता है ना, इसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और देखिए बुलडामा जो होता है, क्रेटर झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसी का नाम क्या भी है, लोनार झील। बुलडामा क्रेटर झील के नाम लोनार झील, पूछा जा चुका है। अब देख लेते हैं कुछ ज्वालामुखी हैं और देश उनके। अब देख रहे, किलायू रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं किलाबू भी है, हाँ सही, दोनों नाम है। कहाँ है, मलेशिया में। कोलिमा कहाँ है, मैक्सिको में। सबनकाया कहाँ है, पेरू में। माउंट मेरापी कहाँ है, इंडोनेशिया में। माउंट एरिबस कहाँ है, अंटार्कटिका में। अब देखिए इसका मेन नाम तो किलायू है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है किलाबू, तो हमने डाल भी दिया है। ठीक है, अब याद आ रहा है हमको। अब जो दे दिया था फिर तो गलती हो, और लोग यही कहेंगे कि नहीं हमने डाला। अगला कौन है, अल बुर्ज है ईरान में। माउंट रेनियर कहाँ, यूएस में। माउंट एटना कहाँ, इटली में। पेरिकुटीन कहाँ हुआ, मैक्सिको में। क्राकाटोआ कहाँ, इंडोनेशिया में। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है भूकंप मूल। इतना ही, इतना बस पूछा गया है यूपीपीसीएस तक, आप देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर रखिए, बाकी इतना ही पूछा गया है। अब देखिए भूकंप मूल कहाँ होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, भूकंप मूल। जैसे भूकंप यहाँ से उत्पन्न हो रहा है यहाँ, ठीक है, तो इसका कहेंगे भूकंप का मूल या केंद्र कहेंगे। अधिकेंद्र भूकंप मूल से ठीक ऊपर, जब पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आता है तो उसे क्या करेंगे, धरातल पर जब आता है तो उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब भूकंपी तरंगें तीन होती हैं, कौन कौन से, PSL। ठीक है, सबसे पहले प्राथमिक तरंगें किसको कहते हैं, पी को। इसे ध्वनि तरंग भी के समान होती है। कैसे होती है, ध्वनि तरंग के समान। इसे अंदरन तरंग भी कहते हैं। सर्वाधिक गति और सर्वाधिक इसकी गति होती है। गैस, तरल,
वह ठोस तीनों से गुजरती है। मतलब पी तरंगे जो है गैस, द्रव, ठो और किसमें, गैस, द्रव, ठोस तीनों से गुजरती हैं। ठीक है। अब द्वितीय तरंग देख लेते हैं। ये कौन सी किस गैस तरंगे भी कहते हैं। ये प्रकाश तरंग के समान होती है। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ठीक। पी तरंग से कम गति होती है, लेकिन तरल पदार्थ में नहीं ये गमन करती। देखिए तरल पदार्थ में ये नहीं गमन करती है। एस पी जो पी है ना, तीनों में करती है। ठीक। अब आगे देख लेते हैं। धरातली तरंगे या लंबी तरंगे किसको एल को कहते हैं, दोनों की अपेक्षा कम गति होती है, मतलब कि पी एस के, लेकिन सर्वाधिक दूरी तय करती है और ये सबसे अधिक विनाशकारी होती है क्योंकि ये भूपटल पे आती है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी भाग पे। अब कुछ स्केल देख लेते हैं। देखिए रिएक्टर स्केल जो इसमें मापने में ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। आप बताएंगे रिएक्टर स्केल कहाँ किस देश में निर्मित हुआ था। अमेरिका में। ठीक है, हम बता भी दे रहे हैं, लेकिन कमेंट आप करिएगा। भूकंप के परिणाम का ये क्या करता है, भूकंप के परिणाम का मापन करता है। ठीक है, माप ऐसे ऐसे चलता है, जितना तेज रहेगा मापन के आधार पे। लघुगणकीय पैमाने पर आधारित है। एक अंक की वृद्धि 10 गुने आयाम की वृद्धि करता है। इस पे कितने अंक होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 10 अंक होते हैं, लेकिन एक के बाद दूसरा जो होता है ना, इसमें 10 गुना का फर्क होता है। 2 से 3, इस पे भी 10 गुना, यानी कि 20 गुना हो गया, ये 30, इसी 10-10 गुना पे होता है। ठीक है, ज़्यादा समझाने का समय नहीं है, बस जो चीज़ दिया उसको हम थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे। बाकी मैं मान के चलूँगा कि आप पढ़े हैं, रिवीजन क्लास है ये। 3 घंटे में विश्व का भूगोल, 4 घंटे में ही आपका भारत का भूगोल खत्म। मार्करी स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। ठीक है, ये ज्ञान इंद्रियों के आधार पे था, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं इसका प्रयोग करते हैं। ये इटली में था, अभी भी प्रयोग हो रहा है वहाँ पे। ठीक है। अब सिस्मोग्राफी भूकंप का पता लगाने या इसे रिकॉर्ड करना, ये भी एक था। नहीं सॉरी, सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप का पता लगाना और इसे रिकॉर्ड करना होता है। सिस्मोग्राफ पूछा जाता है। भूकंप की मतलब भूकंप को किसमें मापा जाता है, सिस्मोग्राफ में। भूकंप के फलस्वरूप समुद्र में उठने वाले तरंगों को क्या कहते हैं, सुनामी। और कहाँ से लिया गया शब्द, जापान से, यानी जापानी शब्द है ये। भूकंप के फलस्वरूप समुद्र में उठने वाली तरंगे, आ गया वही बात। प्रशांत महासागर में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, जो क्षेत्र होते हैं प्रभावित प्रशांत महासागर में, उसको क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश, ठीक है, भूकंप से ग्रस्तशील है, जिसका कारण क्या है, प्लेट टेक्टोनिक जो कर रहा है उत्तरी पश्चिम, जो हिमालय वाला भाग है। क्यों प्रभावित, क्योंकि भाई यूरेशिया और इधर प्रायद्वीपीय लड़ रही है, मतलब कि टकरा रही है यहाँ पर उसमें, और हिमालय का निर्माण हो रहा है। जब जब प्लेट लड़ेगी तब तक थोड़ा सा भूकंप आएगा ही। अब देख लीजिए महाद्वीपीय प्रवाह, ये सिद्धांत हम थोड़ा सा ही समझे थे आपके भारत के भूगोल में, थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक समझे थे, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा और समझ लेते हैं। लेकिन समय बस जितना दिया उतना ही समझेंगे, ये भी बता दे रहा हूँ मैं पहले ही। ज़्यादा समझाने के चक्कर में याद है 1 घंटे की क्लास यही हो जाएगा। अब देख लेते हैं महाद्वीपीय प्रवाह। सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े होने की संभावना का सर्वप्रथम विचार किसने दिया, अब्राहम ऑर्टेलियर ने दिया। कब, 1596। इन्होंने कहा कि सभी एक थे। इसका नाम क्या था, पेंजिया था, देखिए लिखे हैं। और ये जो सागर था पेंथालासा था। इसका बाद क्या हुआ, विखंडन हुआ, इसी को कहते हैं महाद्वीपीय प्रवाह। ठीक है, महाद्वीपीय विभाजन। और क्या बना, लारेसिया बना, एक गोंडवाना बना। ठीक, चाहे लारेसिया को कहते हैं अंगारानयन, और अंगारानयन भी कहते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद देखिए ऊपर जो है लारेसिया का विखंडन हो रहा है, उत्तरी अमेरिका बन रहा है, यूरेशिया बन रहा है, और गोंडवाना का विखंडन हो रहा है, दक्षिणी अमेरिका बन रहा है, अफ्रीका बन रहा है, भारत बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया बन रहा है, अंटार्कटिका बन रहा है, फिर आज का ये है। ठीक है, मैप लगा है। अब महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। किसने दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने। इन्होंने क्या कहा कि एक पैंथालासा था, सभी महासागर को मिलाकर एक महासागर था, यही एक महासागर था। ठीक है, मतलब ये एक महासागर था, क्या था, पैंथालासा। और पेंजिया सभी महाद्वीप को मिलाकर, ये पेंजिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, महाद्वीप का विभाजन हुआ, अभी बताया ना, लारेसिया बना, गोंडवाना बना, अब हाथ इसी का भाग है। अब देखिए महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में प्रभाव, मतलब साक्ष्य है, पक्ष में साक्ष्य भी कुछ है भाई, कुछ आधार तो होगा ना, कुछ साक्ष्य तो मिलेगा, तभी तो कहा होगा कि नहीं पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए। देख लेते हैं। पहला, महाद्वीप में सामान्य, मतलब अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तटीय रेखा समान होना। जैसे ये अफ्रीका है ना, देखिए ये दक्षिणी अमेरिका और ये अफ्रीका समान है कि नहीं है, जिस लग रहा है कि यहीं से टूट के निकला है। दूसरा, महासागरों के
पार चट्टानों की आयु में समानता, जो महासागर है उनके चट्टानों में समानता। दिलाइट मतलब हिमानी निक्षेप से निर्मित अवसादी चट्टान, जो हिमानी से जहाँ जहाँ भी पाया जा रहा है निर्मित चट्टानों का मिलना। अब देखिए प्लेसर निक्षेप मतलब खाना तट पे जो अफ्रीका का है वहाँ पर सोने के बड़े निक्षेप का स्रोत, और ब्राजील का पठार में एक ही जैसे मिले हैं। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप, दक्षिण अमेरिका ये जो घाना है और इसका मिलना। लैमूर भारत मेडागास्कर अफ्रीका में मिलना, जो लैमूर जीवाश्म का वितरण पहले देख लेते हैं। जीवाश्म का वितरण जैसे लैमूर जो आपका है ना अफ्रीका का, भारत और मेडागास्कर ये जो है एक ही साथ में, जैसे लगता है कि ये देखिए निकला है ना, जिस लग रहा है भारत यहीं से टूट के अलग कोई किया है। अब अब अगला देख लेते हैं सोसारस मतलब दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील का स्थल। ठीक, अब अगला है प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अलग है और प्लेट टेक्टोनिक अलग है, लेकिन जुड़े हैं एक दूसरे से जुड़े हैं दोनों। अवधारणा की प्रस्तुति किसने किया? मैकिंजी ने किया, पारकार ने और मॉर्गन ने किया। ठीक है, कौन कौन? मैकेंजी, पारकार और मॉर्गन ने। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। कितने? 7 मुख्य प्लेट। कौन कौन से प्लेट हैं देख लेते हैं। पहला अंटार्कटिका प्लेट, दूसरा उत्तरी अफ्रीका प्लेट, तीसरा दक्षिणी अफ्रीका प्लेट, सॉरी पहला अंटार्कटिका प्लेट, दूसरा उत्तरी अमेरिका प्लेट, तीसरा दक्षिणी अमेरिका प्लेट, चौथा प्रशांत महासागरीय प्लेट और पांचवा इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया और इंडो ये सब एक थे, इंडिया जो प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, अफ्रीकी प्लेट, फिर यूरेशिया प्लेट मतलब यूरोप और एशिया ऊपर है जो, देखिए यूरोप और एशिया। हमने एकदम लगा दिया है मैप, आपको बस देखना है सामने टू सामने। PDF बस 20 रुपया लगेगा, पेमेंट करिए तुरंत ले लीजिए। अब देखिए महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें भी थी उस समय, कोकस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट। कुछ बातें भी देख लीजिए। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के 2 माध्यम थे, मतलब भीतर जो है उत्पत्ति के 2 ताप उत्पत्ति के ताप रहेगा 2 माध्यम थे। पहला रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय, दूसरा अवशिष्ट ताप। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। भू आकृति प्रक्रिया, एक होता है अंतर्जयन प्रक्रिया, एक होता है बहिर्जाल की प्रक्रिया। ठीक है, तो आंतरिक प्रक्रिया में देख लेते हैं। मुख्य रूप से भूमि आकृति निर्माण करने वाली प्रक्रिया अंतर्जायी प्रक्रिया जो है। ठीक, जैसे पटल विरूपक, ये क्या होती है? पटल विरूपक जो होता है भूपटल को हिलाती है, मतलब कि भूपटल पर क्या क्या निकलना, जैसे भ्रंश घाटी का निर्माण होना। ठीक है, अब मतलब कि पठार का निर्माण होना, पहाड़ी का निर्माण होना, क्या है? पटल विरूपक कहा जाता है। ज्वालामुखी का निर्माण होना। ठीक, ये अंतर क्रियाओं के द्वारा हो रहा है। अवजायित प्रक्रिया जैसे जल, वायु, हिम आदि, ये सब क्या है? बाहरी प्रक्रिया है। ठीक है, जल क्या है आपका बाहर बाहर भी है, वायु क्या है? बाहरी है, हिम क्या है? बाहरी है। इसको क्या कहते हैं? वैजायतिक प्रक्रिया। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा की उत्पत्ति के कारक कौन कौन से हैं? रेडियोधर्मिक, ठीक है, घूर्णन, ज्वारीय घर्षण, सब आपको पता है। तो ये सब पूछा भी गया है, ये भी जानिए, कुछ यहाँ नोट रहेगा, कुछ बातें हैं। सभी वैजायतिक प्रक्रियाओं को एक समान शब्दावली अनाच्छादन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक है, अब अपक्षय देख लेते हैं, वही एक दूसरे जुड़े हैं। अपक्षय चट्टान और खनिजों का टूटना, ये क्या है? प्राकृतिक विघटन है। अपक्षय 2 प्रकार से होते हैं, एक रासायनिक, एक भौतिक। रासायनिक जैसे जल योजन मतलब जल का जमा होके होना, सड़ने करने लगता है। एक भौतिक जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, ताप में परिवर्तन, फिर आर्द्र चक्रों से निर्मित व जल दबाव द्वारा। ठीक है, अब कुछ बातें भी हैं। पहला अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है। जो अपक्षय होता है ना अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। ठीक है, अपर्दन के 2 अन्य कारकों जैसे लहरों एवं धाराओं तथा भूमि जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। ठीक है, अब अगला हमारा रहेगा मृदा निर्माण। इसको भी अभी देख लेते हैं, अगले क्लास में हम कुल महाद्वीप के बारे में देखेंगे। देखिए मृदा निर्माण सर्वप्रथम किस पे निर्भर करता है? अपक्षय पे। और दूसरी बात 5 मूल कारक द्वारा नियंत्रित होता है मृदा निर्माण। पहला मूल पदार्थ सैल जिसे कहते हैं, दूसरा जलवायु, फिर जैविक क्रियाएं, फिर समय। ठीक है, अब देखिए ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाती है क्योंकि बैक्टीरिया वृद्धि
धीमी हो जाती है। ठीक, ये पूछा गया है कि ठंडी जलवायु में ह्यूमस क्या होता है, एकत्रित हो जाते विकसित हो जाते हैं, तो एकत्रित हो जाती है। ठीक, अब देखिए कुल महाद्वीप अगला चैप्टर रहेगा हमारा, मतलब अगला हमारा क्लास रहेगा, अगले चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे क्लास में।